पर कैपेसिटेंस में हम थोड़ा सा आगे जाने से पहले चाहेंगे कि थोड़ी बेसिक बात हो जाए कैपेसिटर वाली। देखो कुछ पुरानी बातें यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। पुरानी बातें में हम देख लेंगे कि मटेरियल जो होता है हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है कंडक्टिंग के बेसिस पे। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो चीज है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब करंट को अलाउ करता है, और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो करंट को अलाउ नहीं करता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कंडक्टर अलाउ द एनर्जी टू पास थ्रू इट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये अपने अंदर से पास होने देता है, और इंसुलेटर पास होने नहीं देता है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। ठीक है, और इन सेमीकंडक्टर इन दोनों से बहुत अलग हो जाता है, वो इनका आधा बिहेवियर शो करता है, और ये एक हमें चैप्टर ही पढ़ना होगा सेमीकंडक्टर, वो हमें लास्ट चैप्टर है, वो भी हम पढ़ ही लेंगे, वैसे वो हम पढ़ा चुके हैं। तो ये 3 मटेरियल हो गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंडक्टर। अभी हम आपसे कंडक्टर के बारे में बताए थे कि कंडक्टर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। देखो कंडक्टर क्या है भाई, मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कंडक्टर कह रहे हैं। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे हम कंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। बट एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चार्ज अगर हम उसे देते हैं तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे अकोमुलेट हो जाता है। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑफ एनी शेप दैट ऑल चार्ज वर अकोमुलेट ऑन इट्स सरफेस। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई भैया कि उसका सारा जो चार्ज तुम दे दिए वो उसकी सरफेस पे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हल्का फुल्का मैं अभी बता चुका हूं, बट अभी अगर उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके बारे में पूरा निचोड़ पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी भी शेप का कंडक्टर है तो उसका जो सारा चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे ही होगा। ये बात कई बार बता चुका हूं, मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम ऐसा करते हैं ना कि जो मटेरियल्स हैं उन्हें हम एक्सटर्नल फील्ड में इंसर्ट करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में डाल के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर हम कंडक्टर लिए हैं, कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाल दें तो क्या होगा। कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो क्या होगा। देखो कंडक्टर पहले न्यूट्रल होगा, उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, सब बराबर मात्रा में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है, ये इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसके अंदर हम जब मटेरियल डालती हैं जो कि कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। पर थोड़ी ही देर में होगा क्या भैया कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके निगेटिव से भागा आएगा, जो उसका नेगेटिव होगा वो इसके पॉजिटिव की तरफ भागा आएगा, क्योंकि उसकी तो अपनी खुद की टेंडेंसी है ना कि जो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो अपने अपोजिट चार्ज की तरफ भागा आएगा। बट जैसे ही अपोजिट चार्ज की तरफ भागा आएगा तुम मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो गई। अब उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, लेकिन जो उसके अंदर वाली हुई है ना वो बाहर वाली के तुलना में थोड़ी सी कम होगी। बट जैसे जैसे समय बीतेगा वो एट इक्विलिब्रियम में आते आते वो क्या हो जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर वो 0 हो जाएगा, जो क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल इधर जा रहा है और जो इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। मतलब जितनी इसके अंदर आई होगी एक्सटर्नल की वजह से इसको अपोज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो अब बताओ क्या इसके अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना? नहीं बना। यही बात मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो कोई उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, अब अगर हम इसमें कंडक्टर को रखे हैं तो ये हाल हुआ है। अगर हम इसमें इंसुलेटर रख देंगे तो क्या होगा। अगर हम इसमें इंसुलेटर रख दिए हैं तो यहाँ पे हो गया भैया आपका पॉजिटिव, लाल वाला है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये है नेगेटिव नेगेटिव, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी
पर जैसे ही इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत एक आध दो होगा, उसकी वजह से भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, बट उसका क्षमता इतना नहीं होगा कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर पाए। जो ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे ज्यादा होगा, ये जो इंड्यूस हुआ है उससे बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है। यानी अगर हम इंसुलेटर को इंसर्ट करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। इतनी बात समझ आया। बट अगर कंडक्टर डाल रहे हैं तो वो उसको अपोज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही है। अब इसी को हम लोग एक नए शब्द में क्या नाम दे देते हैं, अगर हम इंसुलेटर कह रहे हैं तो इंसुलेटर से ही बनता है डाई इलेक्ट्रिक, इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिए हैं तो उसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे, और अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को डाल दिए हैं तो उसे हम कंडक्टर का ही रूप देके चल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? अब ये पुरानी बात थी, पर अब हम लोग इसी बेसिस पे लेके चलते हैं, ये इसके लिए बेसिक समझाना जरूरी था। अब हम लोग कैपेसिटर के ऊपर बात करते हैं। कैपेसिटर होता क्या है भैया? कैपेसिटर कुछ नहीं है, ये भी कंडक्टर ही है। कंडक्टर को ही हम कैपेसिटर कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो कैपेसिटर का काम होता है, कैपेसिटर का काम ये होता है कि वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर ले। एक ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करती है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसे हम अगर चार्ज देते हैं तो वो अपनी सरफेस पे एक्युमुलेट कर लेता है, इन द सेंस कि कंडक्टर ही चार्ज को स्टोर करके रख लेता है। सो कैपेसिटर इज द कंडक्टर, या फिर कहो कि सिस्टम ऑफ कंडक्टर। मतलब कैपेसिटर जो है वो कंडक्टर ही है दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट्स सरफेस, जो अपनी सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख लेता है। और इसका पुराना नाम है कंडेंसर। तो अगर आपके सामने दो शब्द आए कि कैपेसिटर और कंडेंसर में क्या अंतर है, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। वाइवा वाले थोड़े से इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कराने की कोशिश करते हैं कि बताओ भैया क्या डिफरेंस है कैपेसिटर और कंडेंसर में। दोनों एक ही चीज है। ये जो कंडेंसर है ये पुराना नाम है। जो इलेक्ट्रीशियन वाले होंगे, जैसे स्टार्टर होता है, उसमें कंडेंसर शब्द का यूज कभी कभी करते हैं, हालांकि उसे हम कैपेसिटर ही कहते हैं। अब देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो वो उसके सरफेस पे आएगा, तब इसका मतलब ये है कि हम चार्ज दिए जाएं वो स्टोर करता रहेगा। ऐसा नहीं है। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, वो स्टोर करेगा एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि भैया अब वो चार्ज ले रहा है उसकी सरफेस पे तो एकदम चापे जाएंगे। अगर ज्यादा चार्ज दे दोगे, एक दिन आएगा कि वो फट जाएगा। सो दैट इज द लिमिट टू हाउ मच चार्ज कंडक्टर कैन होल्ड। हर किसी की लिमिट होती है, उसकी भी अपनी लिमिट है कि उतना ही चार्ज वो अपने सरफेस पे एक्युमुलेट कर सकता है। उससे अगर आप ज्यादा दे दिए तो क्या होगा भैया? ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सराउंडिंग में लीक कर जाएगा सराउंडिंग में, या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और ये आपका डिजिटल हैंड रिटन से आपका ये डायग्राम बनाया हुआ है कैपेसिटर का। और रही बात कि अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नोट्स चाहिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका PDF का लिंक। तो कैपेसिटर के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी। कैपेसिटर कुछ नहीं है, कंडक्टर ही है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। अब अगर तुमसे कहा जाएगा कि कैपेसिटर के बारे में समझ लिए हो, तो अब कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस कुछ नहीं होता है, उसी कैपेसिटर की कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर चार्ज को एक्युमुलेट कर रहा है, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उस चार्ज की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, कैपिटल C से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। अब देखो, इसमें क्या होता है ना कि हम चार्ज दे रहे हैं। चार्ज कैसे देंगे? अगर बैटरी से हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो उस पर चार्ज जाएगा। सो चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी। आप बैटरी से ही तो किसी को चार्ज दोगे, तो जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उसमें चार्ज भी बढ़ता जाता है, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब देखो, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है।
तो Q इज इक्वल टू सी भी, जहां पे C आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया? कैपेसिटेंस इज द कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिसके हमें यह पता चलता है कि वो मटेरियल कितना चार्ज होल्ड कर पाएगा, उसकी क्षमता को बताता है आपका कैपेसिटेंस। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू सी भी, और C अगर हम यहां से निकालें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब इसी बात से हम थोड़ा सा यूनिट भी अगर निकालने लगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलाम्ब होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम्ब होता है, और वोल्ट का यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट वोल्टेज होता है। तो कूलाम्ब पर वोल्टेज को एक नया यूनिट का नाम दिया जाता है फैराड, और ये जो फैराड है ये इस कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाता है, और C आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, जिसे हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? बट एक इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि ये जो आपकी फैराड यूनिट आई है ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, बट हमारे जो अंदर कैपेसिटर जो होता है वो छोटा चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम ये होता है ना कि वो बहुत कम समय में चार्ज को स्टोर कर लेता है और बहुत कम समय में दे भी देता है। यही तो एक डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर का मतलब हुआ कि बैटरी भी चार्ज अपने अंदर रखती है, ये भी चार्ज अपने अंदर रखता है, लेकिन बैटरी जो होती है वो केमिकल प्रोसेस से अपने अंदर चार्ज रखती है और देती है, पर वो धीरे धीरे चार्ज होती है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। बट कैपेसिटर जो है फटाक से चार्ज होता है, फटाक से डिस्चार्ज होता है। इसे हम इनिशियल फेज में अगर स्टार्ट करना होता है उसके लिए यूज किया जाता है, इसीलिए आपका जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टर वगैरह में यूज किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात जान लो कैपेसिटेंस के बारे में, कि ये जो कैपेसिटर, अच्छा थोड़ा सा अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखो जो कैपेसिटेंस जो हमारा आया है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, किस किस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये जो C है यहां से देखो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज पे, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अरे यहां से फॉर्मूला भी तो बनाया है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और जो वोल्टेज है पोटेंशियल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। बोलो बात सही है कि नहीं सही? अरे बाबू अभी तो बताया है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज किसी पे डिपेंड क्यों करेगा? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये इन सारी चीजों पे वोल्टेज और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो कांस्टेंट है। कैपेसिटर की ये प्रॉपर्टी है, किसी बात पे डिपेंड, इस सारी बात पे चार्ज और वोल्टेज पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगा, आओ देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या हो गई बबुआ, पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। चार्ज और वोल्टेज पे कोई इससे मतलब नहीं है, ये उसकी क्षमता को बता रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या मिल जाएगा कि अगर तुम्हें एक फैराड डिफाइंड करना होगा तो कैसे डिफाइंड करोगे? कुछ नहीं बात, कुछ नहीं भैया, सबको यूनिट पुट कर दो। एक फैराड क्या होता है? चार्ज अपॉन वोल्टेज था ना, तो हर जगह 1 1 धर दो। चार्ज हम कूलाम्ब में लिखते हैं और पोटेंशियल को वोल्टेज में लिखते हैं, यानी 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो आपकी फैराड थी उसे हम थोड़ा सा डिफाइन करने लगे। तो 1 फैराड इज डिफाइंड एज when 1 coulomb of charge stored by conductor after connecting with 1 volt of battery। अगर हम 1 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं और 1 कूलाम्ब का चार्ज ही जा रहा है तो उस हम कह देंगे कि 1 फैराड आ गया है उस कैपेसिटर। अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी को
1 कूलाम के चार्ज दिला देते हैं किसी कंडक्टर को, तो उसे हम कह देंगे कि ये उसका कैपेसिटेंस हो गया 1 फैराड। इतनी बात समझ में आती है। अगर इसका डायमेंशन लिखना होगा तो इसी फॉर्मूला से देख लो, कूलाम अपॉन वोल्ट। वोल्ट क्या होता है भाई? वर्क डन टू मूव चार्ज, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, और ये डिवाइड वाला ऊपर चला गया, यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। क्यू को हम एटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो आपकी डब्ल्यू है वो एक तरीके का एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? mlt स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ml स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया, बाकी सब स्क्वायर में आ गया। देखो टी नीचे माइनस में है, ऊपर प्लस में है, तो टी से टी का कहानी खत्म। और ये m नीचे से ऊपर गया तो m माइनस 1 l माइनस 2 और t टू द पावर 2, कुछ गड़बड़ है क्या? m का पावर माइनस 1 में हो गया, l का पावर माइनस 2 में हो गया, और t तो भैया आपका कहानी खत्म है। और जो आपका बच गया है वो सिर्फ a बच गया है, a स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि थोड़ा सा एरर यहाँ पे है कि बीच में 4 क्या कर रहा, ये 4 नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो एक फैराड डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अभी हम आपसे बोले हैं कि ये जो 1 फैराड है ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो इसमें आपको कन्वर्जन ध्यान देना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कन्वर्जन का यूज करना होगा। तो इन्हें अगर हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने लगे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? छोटी यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करने लगे तो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, यानी मिली फैराड का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 फैराड, और माइक्रो फैराड का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, और नैनो फैराड का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड, और पीको का मतलब हुआ 10 टू द पावर 12, और फेमेटो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 30। और इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा माइक्रो वाला, और थोड़ा बहुत पीको और नैनो। ये तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसे तुम याद रख लेना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल में यूनिट कन्वर्जन में आएगा काम। इसी बात से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब कैपेसिटेंस के बारे में हम बात कर ले कि वो कंडक्टर की क्षमता को बताता है। तो अगर आपके सामने एक स्फेरिकल कंडक्टर हो, चार्ज स्फेयर हो, तो उसकी क्या कैपेसिटेंस होगी? अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा कि C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, और पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर क्या होता है? KQ डिवाइडेड बाई R होता है। जब ये होता है तो अब देखो यहाँ पे जो आपके सामने पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में अभी हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती नहीं है, जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी हम V की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख दें, और एक्चुअल में इसका अरेंजमेंट क्या है ना कि हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से इसकी फील्ड में पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक। तो हमें क्या है भैया, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बात करें तो वो हो गया VA माइनस VB, यानी C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB। अब यहाँ पे जो इन्फिनिटी है इसका पोटेंशियल 0 होगा, मतलब केवल VA यानी इस पॉइंट पे पॉइंट A पे ही पोटेंशियल पता करना है, और वो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाई R जो इसका रेडियस है। अब थोड़ा सा तुम इसमें यूनिट फॉर्मूला रख दो, सीधा डेराइव हो गया। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब VA क्या है? KQ डिवाइडेड बाई R, यानी KQ डिवाइडेड बाई R। अब ये जो R है ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो Q से Q खत्म, यानी R डिवाइडेड बाई K ही बच गया। और K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रख दो तो ये ऊपर 1 है, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या फिर कहो तो R डिवाइडेड बाई K आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो स्फेरिकल चार्ज स्फेयर की वजह से जो आपका कैपेसिटेंस है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? कि ये जो C होगा आपका
सी जो होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। अब देखो ये पैरेलल प्लेट्स क्या होता है, पैरेलल प्लेट्स का मतलब हुआ कि आप एक ऐसा अरेंजमेंट करिए, एक आप ऐसा अरेंजमेंट करिए जहाँ पे आपका दो प्लेट हो, एक की तरफ पॉजिटिव हो और एक की तरफ निगेटिव हो, ताकि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा पाए। अब देखो इस यहीं पे तुम्हें एक्चुअल कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो यहाँ पे जो हमें बनाना है, सबसे पहले एक ऐसा ही अरेंजमेंट रखते हैं जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो पाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी डेवलप हो पाएगी मेरे भाई जब उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि एक तरफ पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ निगेटिव प्लेट। अब ये कैसे बनेगा, देखो एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रखा गया है, एक तरफ निगेटिव प्लेट रखा गया है। पर अगर हम बात करें कि इसे कैसे बनाया जाएगा, तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप इसे इंडक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल बॉडी रखा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब हो कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा। अगर इसे हमें पॉजिटिव प्लेट बनाना है तो इसके सामने हम क्या करेंगे कि एक ऐसा मटेरियल लाएंगे जो निगेटिव चार्ज होगा। अब निगेटिव चार्ज होगा तो इसकी वजह से ये न्यूट्रल बॉडी के जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि चुपके से हम इधर से इसे अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, और अभी हम आपको बताए हैं कि अर्थ करते ही इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का भी पोटेंशियल जीरो ही होता है रेडियस बहुत बड़ा होने की वजह से। मतलब और अब इसके बाद हम अपना अर्थिंग भी हटा लेंगे, और ये मटेरियल भी हटा लेंगे। तो हमारे पास जो मटेरियल अब बन के आया है, जो प्लेट बन के आई है, वो कैसी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्लेट बन जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो वहां पे हम एक पॉजिटिव चार्ज मटेरियल लाएंगे, जिसकी वजह से इंड्यूस होके इसके सारे नेगेटिव चार्ज उसके दूर जाएंगे, और फिर हम उधर से एक अर्थिंग कर देंगे। यानी हमारा नेगेटिव चार्ज भी इसी तरीके से बन जाएगा जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया। अब दो प्लेट बन गया तो अगर हमें या फिर एक और तरीका है कि हम इसमें बैटरी से दो प्लेट रखते हैं, उसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। दो प्लेट डी डिस्टेंस पे रखते हैं और उसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा कि बैटरी से चार्ज जाएगा। अब यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। मतलब दोनों चार्ज जाके प्लेट पे चिपक जाएंगे। और जैसे ही अब पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, बताओ यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकल के निगेटिव को जाती है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव को जाती हुई है। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और मेन मकसद हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा। और यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना भैया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर होती है। बोलो किसी बात का समस्या है इसमें? नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब इस डायग्राम का अरेंजमेंट समझ लो। अरेंजमेंट क्या है कि एरिया ऑफ जो प्लेट है, जैसे ये प्लेट है तो इसका अपना एरिया होगा, उसे हम ए नाम देते हैं। अब ये जो हम चार्ज दिए हैं उसे हम क्यू नाम देते हैं। जो क्यू चार्ज हमने मान लीजिए कि इस बैटरी की वजह से क्यू चार्ज दिया, इधर प्लस क्यू हो जाएगा, इधर माइनस क्यू हो जाएगा। अब एक और बात रही कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है कि ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप हो गया है तो वो कितना होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखोगे कि एक सीट ये है और एक सीट ये है, तो जब दो सीट हो गया तो ये तो एक तरीके से थिक सीट हो जाता है। और थिक सीट के लिए हम आपको बताए थे कि थिक सीट का क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे थिन के लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दो थिन है और दोनों को ऐड करेंगे तो भैया एलसीएम में आपके
टू से 2 खत्म हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। किसी प्रकार का समस्या है क्या इसमें? यानी ये जो हमने दो पैरेलल प्लेट्स लगाई हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में जो हमने डिस्टेंस लिया है वो डी डिस्टेंस लेके चले हैं। ये इस डायग्राम का पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट करना जो है भैया, फॉर्मूला आपका क्या बना है? C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी। और आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे VA माइनस VB हम कहेंगे, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो सिग्मा होता है वो सिग्मा अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आए हैं कि सिग्मा इज द एरियल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज यहाँ पे ए सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो अगर हमें कभी क्यू की जरूरत लगी तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए रख देंगे। और अभी एक रिलेशन भी निकलवाए हैं, E इज इक्वल टू, अभी एक आपके सामने रिलेशन निकल के आया है। थोड़ी देर पहले हम लोग रिलेशन देखे थे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, E इज इक्वल टू नेगेटिव dV अपॉन dr था। बोलो ये याद है कि नहीं? इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से। तो E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr, इसे n मत समझ लीजिएगा, ये r है। तो E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस d है। तो अगर हम d को कहें लिमिट लगा के, तो जो आपका जो बीच का डिस्टेंस है उसे हम 0 से लेके d तक डिस्टेंस कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट चीज, अच्छा इसमें थोड़ा सा ना ये r है, इसे उधर भेज दें तो EDR इज इक्वल टू माइनस dV आ जाएगा। अब देखो dV में हम लिमिट लगा देते हैं, ऐसा कर दिए हैं कि एक यहाँ पे प्लेट है, इसका पोटेंशियल A होगा, इसका पोटेंशियल B होगा, और इसी के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करना है। तो अब हम लिमिट लगा देते हैं कि A से लेके B तक जा रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और आगे नेगेटिव साइन लगा ही है। और E आपका क्या आया है मेरे भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका यहाँ पे ये 0 है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये 0 है। 0 से लेकर d तक लिमिट गई है, यानी सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया माइनस, अब इसका लिमिट क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? VB माइनस VA। और बाहर माइनस है, बाहर वाला माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी जो आपका फाइनल बन गया है VA माइनस VB, वो क्या हो गया? सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पुट करेंगे। अब देखो अब आपका फॉर्मूला क्या था? C इक्वल टू क्यू अपॉन VA माइनस VB। तो VA माइनस VB की जगह पे हम सीधा इसे पुट कर सकते हैं। अगर हम इसे पुट करेंगे तो नीचे क्या हो गया? सिग्मा D, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ऊपर क्यू था ही, तो यहाँ पे C इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा D हो गया। अब देखो सिग्मा को हम अभी बताए हैं कि Q अपॉन A कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा क्या है? एरियल चार्ज, एक्सियल नहीं है, एरियल चार्ज डेंसिटी है, एरियल चार्ज डेंसिटी हो गया। अब देखो मेरे भाई, अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसे रख दिए हम Q की जगह पे, Q की जगह पे, अरे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की जगह पे हम Q अपॉन A रख देते हैं। सिग्मा की जगह पे हमने Q अपॉन A रख दिया। अब Q देखो, Q नीचे आ गया, ये जो A है वो ऊपर चला जाएगा, ये A इसके ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे Q जो था, यहाँ पे Q तो वहीं पे रह गया, तो Q एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई QD। और आप देखिएगा तो Q से Q खत्म, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आपका जो कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स आ गया वो सिग्मा अपॉन D आ गया। बोलो किसी प्रकार का समस्या यहाँ तक हुई क्या? नहीं होनी चाहिए। जो आपका C आ गया एप्सिलॉन नॉट A D आ गया। अब देखो ये जो कैपेसिटेंस है ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है?
ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। C is directly proportional to area and inversely proportional to distance between parallel plates। अब यहाँ पे तुम ये नहीं कह सकते हो ये कैपेसिटेंस है, डिपेंड क्यों नहीं करेगा, डिपेंड अब इसलिए करेगा कि इसके बीच में भी एक कांस्टेंट आया है, तब ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी अब वो एरिया पे डिपेंड करेगा और उसके बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। और एरिया हमें कौन सा लिए थे भैया, इस पैरेलल प्लेट्स की एरिया, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इसकी दूरी घटा दिए तो कैपेसिटेंस घटेगा। जैसे हमने दो पैरेलल प्लेट्स रखा और बहुत दूर फैला दो तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा, और एरिया है अगर छोटा कर दिए तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, बढ़ा दिए तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। पर इसे ना भैया मैं थोड़ा सा आपको एक स्टिमुलेशन से समझाना चाहता हूं। देखो फैक्टर देख लेते हैं, अभी हमने ये तो देख ही लिया। फैक्टर क्या है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक और फैक्टर होता है कि जो आपने रखा है वो पूरा सिस्टम वो किसी मीडियम में तो नहीं रखा है, क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट भी है, तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है, मीडियम ऑफ परमिटिविटी। और ये जो के है भैया वो क्या हो गया, मीडियम ऑफ परमिटिविटी। के क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम डिवाइडेड परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इस पे डिपेंड करता है के, जहाँ पे ये एम आपका मीडियम था। और जो कैपेसिटेंस का सिंबल है कैपेसिटर का वो है आपका ये कैसे सिंबल है जी, कि ये बीच में हमने पैरेलल प्लेट रखा, यहाँ से हमने कनेक्शन किया, ये उसका सिंबल होता है। यहाँ तक किसी प्रकार का समस्या है आपको, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा आपको चाहेंगे कि स्टिमुलेशन दिखाएं, तो आओ भैया स्टिमुलेशन देखते हैं। स्टिमुलेशन देखो, हमने क्या रखा है, एक पैरेलल प्लेट रखा है, ठीक है, इसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। अभी जैसे ही हम बैटरी से वोल्टेज बढ़ाएंगे, अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, ब्लू वाला जो ग्रीन वाला जो यहाँ पे दिखेगा वो आपका कैपेसिटेंस है, और टैप प्लेट चार्ज यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा ये सेकंड वाले में यहाँ पे चार्ज दिखेगा, और यहाँ पे थर्ड आपकी जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है वो दिखेगा, ठीक है। ये इसका पैरेलल प्लेट्स हो गया, दो प्लेट्स हमने रखा है और ये उसके बीच की दूरी है, उसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। देखो जैसे ही हम दूरी घटाएं कैपेसिटेंस बढ़ गया। अभी हम आपको बता क्या है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका एरिया अगर हम बढ़ा दें तो जैसे ही एरिया बढ़ा रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, एरिया अगर हम घटा दें तो कैपेसिटेंस घट गया। यानी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, घटाओ तो घट रहा है, बढ़ाओ तो बढ़ रहा है, घटाओ तो घट रहा है, बढ़ाओ तो बढ़ रहा है। पर इसके बीच की दूरी है, अगर हम दूरी बढ़ा दिए तो कैपेसिटेंस घट गया, अब दूरी घटा दिए तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग चार्ज बैटरी से चार्ज दे के देखते हैं। देखो जैसे ही हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ये रेड वाला क्या बता रहा है कि चार्ज है प्लेट पे, जैसे ही हम बैटरी से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मेरे भाई इसका चार्ज भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं, चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। थोड़ा वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज भी कैलकुलेट करते रहें कि कितना का वोल्टेज दिया जा रहा है। अभी हमने 0.9 वोल्ट का बैटरी से वोल्टेज दिया है, जिसकी वजह से आपको जो टोटल चार्ज है 0.32 पीको कैपेसिटेंस में आया है, पीको कूलाम में दिखाई दे रहा है। अब देखो जैसे ही हमने और वोल्टेज बढ़ाया तो क्या हो रहा है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से बताओ क्या कैपेसिटेंस पे किसी प्रकार का फर्क दिख रहा है। वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो चार्ज केवल बढ़ घट रहा है, बट वोल्टेज बढ़ाने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो कैपेसिटेंस है, चार्ज और बैटरी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। बोलो बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमने चार्ज दिया था, एरिया हमने घटा दिया तो देखोगे कि कैपेसिटेंस घट गया। अब हमने उसके बीच की दूरी को कम कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, यानी बीच की दूरी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूर जाओ तो घट गया, करीब आओ तो बढ़ गया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ाओ तो बढ़ गया, घटाओ तो घट गया।
ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा और चीज हमें क्या बताना होगा भैया, और चीज हमें ये बताना है कि देखो कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर का ये मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो बहुत तेजी से चार्ज हो जाता है। जैसे अगर हम इसे बैटरी से तुरंत कनेक्ट करें, तुरंत चार्ज हो गया है, बहुत कम समय में अपने अंदर चार्ज को ले लेता है और उतना ही तेज अपना चार्ज दे भी देता है। अब जैसे ही इसे अगर हम बल्ब से कनेक्ट करें तो पूरा फटाक से इसका चार्ज दे दिया और जैसे 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 खत्म हो गया। बताओ क्या इसमें चार्ज बचा? नहीं बचा, धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट किए फटाक से चार्ज हो गया, जैसे ही इसे हम किसी सोर्स से कनेक्ट किए फटाक से धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया। मतलब इसके अंदर परमानेंट चार्ज स्टोर्ड नहीं होगा, जैसे ही कनेक्ट होगा धीरे धीरे घट जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए हम इसे एसी सोर्स में नहीं लगाते हैं, इसे हम डीसी सोर्स में नहीं लगाते हैं। डीसी सोर्स का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जहां पे डायरेक्ट करंट आ रही है तो ये चार्ज तो हो जाएगा बट डिस्चार्ज नहीं होता है, तो एक लिमिट तक ये चार्ज हो गया। और जैसे ही आप अल्टरनेट करंट से इसे ऐड करते हो, अल्टरनेट करंट का मतलब हुआ कि एक बार करंट बढ़ता है, जीरो जाएगा, घटता है, तो ये उसी में सिर्फ लगता है। तो केवल एसी सोर्स में ही हम कैपेसिटर को लगाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड पे। स्टिमुलेशन आप देख लिए हो, बोलो बात समझ में आया क्या? स्टिमुलेशन देखने से ये जो कैपेसिटेंस है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके बीच की दूरी के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अभी हम मीडियम की भी थोड़ी सी बात करेंगे जब हम उसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। डाइलेक्ट्रिक का भी मीडियम देखा जाता है, ठीक है।